Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. Finally, we're going to start with a new chapter today, which is chapter number 20 of your spectrum, that is debates on future strategy after civil disobedience movement. जैसे आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो विड्रॉ हो गया था, तो दो डिबेट्स जो है वो अब सामने आ रही थी. पहली डिबेट थी कि अब जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो विड्रॉ हो चुका है, तो आगे कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या होना चाहिए, स्पेशली इमीडिएट फ्यूचर क्या होना चाहिए, तुरंत बाद में क्या होना चाहिए जब ये एक नॉन मास स्ट्रगल है. आपको आगे चल के इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल पीरियड के बारे में. जब एक स्ट्रगल पीरियड आता है, एक मास मूवमेंट का पीरियड आता है, तो बहुत सारे जो हमारे नेशनलिस्ट का मानना है कि उसके बाद एक रिप्रीव पीरियड आता है, स्ट्रगल फेज के बाद एक रिप्रीव पीरियड आता है जो कि ट्रूस पीरियड होता है. उस वक्त में मास मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकता है. उस वक्त मासेस को आप तैयार करते हैं नेक्स्ट मास मूवमेंट के लिए. तो इस गैप में, इस टाइम पर इमीडिएटली क्या होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन, इस बारे में था डिबेट. दैट इज 1934-35 के बीच में, राइट right? जो सेकेंड डिबेट था वो ये था कि ऑफिस एक्सेप्टेंस प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद क्या नेशनलिस्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे डिस्कशन था. 1935 का जो जीओआई एक्ट है उसके प्रोविजंस के हिसाब से जो इलेक्शंस होने वाले थे, उसके बाद प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर्स में काउंसिल एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये भी डिबेट का पार्ट थे. तो ये दो टाइप की डिबेट थी. अब आप देखेंगे जो ये फर्स्ट डिबेट है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उसके तीन यहाँ पर आपको व्यूज दिखेंगे, तीन डिबेट पॉइंट्स दिखेंगे कि क्या नेशनलिस्ट क्या क्या सोच रहे थे. तो यहाँ पे तीन चीजें वहां पे सोची जा रही थी. पहला जो है वो और सेकंड जो है वो दोनों ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज है. जो थर्ड है वो आप देखेंगे कि जो लेफ्टिस्ट ट्रेंड कांग्रेस में आया था उसकी वजह से ये थर्ड जो चीज है वो अराइज हुई थी. जो फर्स्ट ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स है वो था कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइंस. इसके बारे में हम तीनों हम दो तीन लेक्चर्स के पहले पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइंस क्या था, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए ऐसा मानना था कुछ नेशनलिस्ट का. सेकेंड जो आप ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे वो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल होना चाहिए. जो सीडीएम है यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल था, राइट वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राइट. सो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है वो है कि आप काउंसिल एंट्री कीजिए, आप वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट कीजिए, आप वहाँ पे बिल्स को अपोज कीजिए, आप वहाँ पे बिल्स के लिए फाइट कीजिए, अपने ओपिनियंस को वहाँ पे रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली आप स्ट्रगल कीजिए. तो इसके फेवर में थे आसफ अली, एम ए अंसारी, सत्यमूर्ति जी, पीसी रॉय जी. ठीक है. उनका यहाँ पे लॉजिक क्या था, काउंसिल एंट्री और ऑफिस एक्सेप्टेंस का उनका लॉजिक क्या था. उनका लॉजिक था कि अभी जब पॉलिटिकल एपैथी चल रही है, राइट, तब इलेक्शंस को आप यूज कर सकते हैं, काउंसिल एंट्री को आप यूज कर सकते हैं ताकि आप मोराल बनाए रख पाए कॉमन पब्लिक का कि हाँ कोई ना कोई एक्टिविटी अभी भी हो रही है. लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, राइट. ऑल्सो काउंसिल एंट्री का मतलब ये नहीं था कि उनको गवर्नमेंट और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है उस पर भरोसा है. ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ स्ट्रगल था, ऐसा मानना था कुछ नेशनलिस्ट का, राइट. उसके अलावा आप एक और चीज देखेंगे कि अगर आप काउंसिल एंट्री करते हैं, आपको किसी भी तरीके से लेजिटिमेसी मिलती है, तो आपका प्रेस्टीज और प्राइड जो है वो इंक्रीज होता है. तो कांग्रेस की बिल्डिंग अप में उसका कॉन्फिडेंस और प्रेस्टीज इंक्रीज करने में ये काम आएगा. ऑल्सो मासेस जो कि अभी थक चुके होंगे, ये ट्रू स्पिरिट है अकॉर्डिंग टू सम नेशनलिस्ट. तो इस वक्त मासेस की प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट फेज में भी ये बेहतर रहेगा कि हम काउंसिल एंट्री कर लें. इस वक्त में मासेस जो है वो प्रिपेयर होते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल. सो ये कुछ आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए. जो सेकंड हमारे ओपिनियन था ऑफ काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, काउंसिल एंट्री, राइट. जो नेशनलिस्ट इस पे बिलीव करते थे उन्होंने ये कुछ आर्ग्यूमेंट सामने रखे, राइट. अगर आप थर्ड आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो वो था एक लेफ्टिस्ट ट्रेंड जो है जो कांग्रेस में इंक्रीज हो रहा था, जिसमें आप देखेंगे नेहरू उसके मेजर प्रोपोनेंट थे, राइट.
अम, ये जो लेफ्टिस्ट ट्रेंड है, ये बोथ जो पहला वाला है आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क और सेकंड जो काउंसिल एंट्री है, दोनों के खिलाफ थे। वो ये बोल रहे थे कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन दोनों चीजों से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनके हिसाब से आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये पहले और दूसरे तरीके से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप फर्स्ट या सेकंड चीज को अपना लेंगे तो मास एक्शन को आप साइड ट्रैक कर देंगे, आप मेन स्ट्रगल से लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, जो मेन स्ट्रगल है अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, उसके उससे लोगों का ध्यान हट जाएगा, उनका ध्यान होगा काउंसिल एंट्री, काउंसिल एंट्री में जाके पास कौन से बिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डेडलॉक क्या हो रहा है, एक्सेट्रा थिंग्स, रादर देन throwing the colonizers out of the country, right? तो उनको लगा कि ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। उनके हिसाब से द बेस्ट वे, द बेस्ट थिंग टू डू वाज रिडेम्पशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। उनके हिसाब से जो ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है और मासेस रेडी है, मासेस अभी भी ये कर रहे थे, वो ऑलरेडी रेडी है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, देयर इज मिजरी, मासेस विल रिलेट टू इट एंड दे विल बी रेडी फॉर अ मास स्ट्रगल, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मास स्ट्रगल। ये मानना था जो यंगर लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स हैं लाइक नेहरू, जो न्यू एलिमेंट्स थे इन कांग्रेस, उनका ये मानना था। करेक्ट। अगर नेहरू का यहाँ पे हम विजन देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है नेहरू का, जिसके थ्रू मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको कुछ कोट्स दे देती हूँ ताकि आप जो पर्सनालिटी है उनका थोड़ा बहुत आप जिस समझ पाए कि वो क्या सोचते थे। राइट, द बेसिक गोल बिफोर इंडियन पीपल एज बिफोर पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म and establishment of socialism. Right? He considered the withdrawal of civil disobedience movement and council entry a spiritual defeat, a surrender of ideals, a retreat from revolutionary to reformist mentality. तो सबसे पहले तो रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी मेंटालिटी, क्रांतिकारी, क्रांति लाना, मतलब कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्टेन फॉर्म है उसमें चेंज लाना। राइट, रिफॉर्म, उसको चेंज कर देना। राइट, रिफॉर्म इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में इम्प्रूवमेंट लाना। रेवोल्यूशनरी इज क्रांतिकारी, तो जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स चल रहे हैं उसको आप चेंज ही कर दो, न्यू ऑर्डर आप सेटअप करो, न्यू ऑर्डर आप एस्टैब्लिश करो। ये होता है एक ये रेवोल्यूशनरी आइडिया। और रिफॉर्मिस्ट आइडिया क्या होता है कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है उसमें लूप होल्स हटा के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये रिफॉर्मिस्ट मेंटालिटी होती है। तो जो नेहरू की आइडियोलॉजी थी वो थी रेवोल्यूशनरी। उनको चाहिए था कि जो ओल्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैं वो बंद हो जाए, जैसे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, सोशलिज्म के फेवर में थे। नेहरू वन ऑफ द मेजर लीडर्स थे जिन्होंने इनिशियली बताया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया कैसा दिखने वाला है। दोबारा फ्यूडलिज्म की तरफ इंडिया को नहीं ले जाने के फेवर में थे नेहरू। वो चाहते थे कि एक एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट आए। राइट, फ्यूडलिस्टिक तरफ जाने के फेवर में नहीं थे, लैंडलॉर्डिज्म के फेवर में जाने की तरफ में नहीं थे। राइट, ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि उन्होंने सजेस्ट किया कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ऑफ मासेस, वेस्टेड इंटरेस्ट है ऑफ मासेस, उनको आप कांग्रेस का इंटरेस्ट बनाइए। जो स्ट्रगल है उसका इंटरेस्ट वो होना चाहिए जो कि मासेस के इंटरेस्ट है। मासेस जैसे कि वर्कर्स, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, ट्रेड यूनियंस, इनकी जो इकोनॉमिक और क्लास डिमांड्स हैं इसको आप समझिए, और वही आपकी एक तरीके से ब्लूप्रिंट होना चाहिए ऑफ स्ट्रगल। राइट, उनके हिसाब से एक और चीज जो उन्होंने मेजर चीज बोली वो ये था कि जो क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कांग्रेस के साथ अफिलिएट होने का मौका मिलना चाहिए। उनका ये मानना था कि आप एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल, जेन्युइन एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप क्लास स्ट्रगल जो है मासेस का उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो अपने स्ट्रगल के साथ। तो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल जो है वो तब तक जेन्युइनली नहीं हो पाएगा जब तक कि आप इनकॉर्पोरेट ना करें क्लास स्ट्रगल ऑफ मासेस को। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया लोग है, इंडिया पीपल है।
राइट। आप देखेंगे कि जो इंडिया के लोग हैं वही इंडिया है, उनकी जो स्ट्रगल्स है वही इंडिया की स्ट्रगल है, और उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ये मानना था नेहरू का। राइट। ऑपोजिशन टू ट्रू स्पिरिट। आपको मैंने एक बात बताई कि गांधी जी एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलीव्ड कि एक मास फेज ऑफ मूवमेंट जो है यानी स्ट्रगल फेज है, उसके बाद एक रिप्रीव पीरियड या ट्रू पीरियड आने की जरूरत होती है, जिसमें जो नॉर्मल पब्लिक है, मासेस हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, वो वो अपनी एनर्जी बिल्डअप कर रहे होते हैं अगले स्ट्रगल पीरियड के लिए। यू नो इस ट्रू पीरियड में मासेस जो है अपनी एनर्जी को रिकूप करते हैं, स्ट्रेंथ को रिकूप करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी एक चांस मिलता है कि वो नेशनलिस्ट के रिस्पॉन्स को डिमांड को रिस्पॉन्ड करें। मतलब आपका एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत एनर्जी गवर्नमेंट की लग रही है टू सप्रेस द स्ट्रगल पीरियड। इसके बाद एक ट्रूस पीरियड आता है, राइट, रिलेटिवली लेसर एनर्जी, राइट। इस वक्त में मासेस अपनी एनर्जी को रिकूप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसके पास मौका है कि वो नेक्स्ट स्ट्रगल पीरियड के पहले जो नेशनलिस्ट की डिमांड है, डिमांड्स जितनी भी हैं उसको रिस्पॉन्ड करें, उसके फेवर में कुछ लाएं, राइट। तो ये दोनों तरफ से एक इम्प्रूवमेंट का मौका देता है, ऐसा मानना था कुछ नेशनलिस्ट का, राइट। लेकिन ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो नेहरू थे वो बिल्कुल भी इस स्ट्रैटेजी से ही डिडंट लाइक द स्ट्रैटेजी, ही डिडंट एसोसिएट विद द स्ट्रैटेजी। वो क्रिटिसाइज करते थे स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी को। सो इस स्ट्रैटेजी का एक्चुअली नाम है स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। तो इसके फेवर में नहीं थे नेहरू। उनके हिसाब से जो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस था, जहां पे हमने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया था एज द ओनली एम, उसमें उसके बाद हम ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके थे कि कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए था हमारा इंपीरियलिस्ट पावर्स के साथ, जब तक कि हम उन्हें बाहर ना फेंक दें। टिल द टाइम दे वर ओवरथ्रोन, टिल देन देयर शुड बी कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके थे पूर्ण स्वराज के बाद, पूर्ण स्वराज वाला जो हमारा लाहौर सेशन था ऑफ कांग्रेस, ठीक है। व्हाट डिड ही एडवोकेट? ही एडवोकेटेड कंटिन्यूअस डायरेक्ट एक्शन। ये वो एडवोकेट करते थे, कंटिन्यूअस डायरेक्ट एक्शन, राइट, राइट। तो एक डायरेक्ट एक्शन विदाउट अ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शनलिस्ट फेज, ठीक है, विदाउट बीच में आप एक स्ट्रगल को खत्म करके आप कंस्ट्रक्शनलिस्ट फेज लाएं फिर दोबारा स्ट्रगल करें, इसके फेवर में नहीं थे। वो इस फेवर में थे कि आप कंटिन्यूअस डायरेक्ट स्ट्रगल करें जब तक कि आप इंपीरियलिस्ट को बाहर ना हटा दें। तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे जब तक कि ब्रिटिश खुद ही हार ना जाए, राइट। तो इस जो स्ट्रैटेजी है ऑफ कंटिन्यूअस डायरेक्ट एक्शन, इसको स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी बोला जाता है। तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रैटेजी, इट इज स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी जो है STS, विच इज स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल स्ट्रैटेजी, उससे बहुत डिफरेंट है SV स्ट्रैटेजी, विच इज स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी। दिस वाज ऑफ नेहरू एंड नेहरू वाज अगेंस्ट STS, राइट। इतना आप समझ गए। अब हम देखते हैं फाइनली येस टू काउंसिल एंट्री। नेशनलिस्ट का एप्रीहेंशन था कि अगर हम लोग देखो, आधे लोग मांग रहे हैं कि काउंसिल एंट्री हो, आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेशनलिस्ट को ये भी डर था कि कहीं सूरत लाइंस पे जैसे स्प्लिट हुआ था इन बिटवीन कांग्रेस, वैसा हो ना जाए, राइट। क्योंकि अभी यूनाइटेड फ्रंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा स्प्लिट आए, राइट। वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे थे कि ऐसा स्प्लिट कांग्रेस में आए। गांधी जी जो है उन्होंने रिकंसिलिएट किया, उन्होंने कंसिलिएट किया आइडिया ऑफ काउंसिल एंट्री, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ जो सत्याग्रही थे वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम नहीं कर सकते थे तो वो खाली नहीं बैठ सकते थे। इट वॉज बेटर फॉर देम टू ज्वाइन काउंसिल्स एंड सर्व देयर,
ठीक है। लेकिन उनका ये भी मानना था कि एक ओनली आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि आप इसमें सकिन ना हो जाएं और आप सेल्फ सर्विंग यानी खुद के बेनिफिट के लिए आप अंदर जाके काम ना करने लग जाएं, आप करप्शन ना करने लग जाएं, आप आप पावर का मिसयूज ना करने लग जाएं, आपको याद रहे कि एम क्या है, राइट। ऑल्सो उन्होंने अश्योर किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो हमने विड्रॉ किया है, ये हम इंपीरियलिस्ट्स के सामने बाउ डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, यहाँ पे हम रिकूप करने की कोशिश कर रहे हैं मूवमेंट को अगेन। अगर आप पटना के 1934 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की मीटिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप होता है। एआईसीसी की मीटिंग जो थी 1934 पटना, उसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप होता है टू फाइट इलेक्शंस अंडर द एजीज ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ। मतलब कांग्रेस के अंडर में ही इलेक्शंस लड़ने के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड को सेटअप किया जाता है इन एआईसीसी पटना 1934, ठीक है। गांधी जी को अब तक ये भी रियलाइज हो चुका होता है कि ही इज वेरी आउट ऑफ ट्यून विद वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन कांग्रेस, जो मेजर ट्रेंड्स थे, राइट। आप देखेंगे बहुत सारे इंटेलिजेंसिया जो उस वक्त के थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट दे फेवर्ड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के खिलाफ उस वक्त डिसएग्रीमेंट में थे गांधी जी, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे लोग जो है वो जो गांधी जी का एम्फेसिस था ऑन स्पिनिंग व्हील, जो विच वाज द सेकंड लैंग ऑफ द नेशन, उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सोशलिस्ट थे उनका भी राइज होने लगा था, लाइक नेहरू, तो उनके भी मेजर डिफरेंसेस थे विद गांधी। इसलिए आप देखेंगे 1934 में अक्टूबर में गांधी जी ही रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है, नॉट यू नो फॉर एनीथिंग एल्स बट टू गिव responsibilities to other elements, right. Also I think that is it, यहाँ तक कि आपको पढ़ना important है। जो ये last para है, I will explain this in the next lecture because we'll have to start with a certain topic for which you'll have to understand this. So I think नहीं तो disjoint हो जाएगा. So that's it for today. Till the next lecture, please study well and all the best.